हेलो बच्चों, देखो हम कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे, अपना आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोच है वो कौन कौन सी नलिकाओं के द्वारा अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सी नलिका के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करता है और कौन से प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। उत्सर्जन, इसका जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर कॉकरोच एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर उत्सर्जित प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड, ये यूरिकोटैलिक एनिमल है। यूरिकोटैलिक एनिमल है मतलब ये यूरिक एसिड को अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसका क्या है, यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड को अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करता है। ठीक है, इस यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए जो विभिन्न प्रकार की ट्यूब्यूल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो इसमें सहायक होती हैं यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, तो वो देखो कौन कौन सी है। इसमें देखो 5 प्रकार की ये जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगी। सबसे पहले तो इसके अंदर देखो क्या है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, उसके बाद में फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड, क्यूटिकल और नेफ्रोसाइट्स। ये जो पांचों जो इसकी संरचनाएं हैं ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगी। सबसे पहले अपन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में देखते हैं। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में देखेंगे तो ये जो मैल्पिगियन, इसका जो मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ही होता है। ठीक है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा ये देखते हैं कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती क्या हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी में, कहाँ पे सिचुएटेड होती है और इसके अंदर कौन सी क्रिया बनती, कैसे इसके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले ये देखो जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है ये अपना इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कॉकरोच का, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने देखा था जो मिड गट है और हैंड गट है। इन मिड गट और हैंड गट के जो जंक्शन वाला भाग है उस पर ये थ्रेड लाइक धागेनुमा संरचनाएं, येलो कलर की धागेनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है जिसको मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये देखो अपन ने, ये क्या है, ये मिड गट है। ठीक है, ये मिड गट है और ये पोर्शन अपन मान सकते हैं ये हाइंड गट है। ये तो क्या है, मिड गट है बच्चों और ये देखो हाइंड गट है। ठीक है, इसका जो जंक्शन वाला भाग है इस पे 60 से 150 संख्या में 60 से 150 ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब देखा था हैंड गट और मिड गट और हैंड गट के जो जंक्शन वाला भाग है इस पे ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो सिचुएटेड रहती हैं। ये जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये संख्या में 60 से 150 होती हैं। ठीक है, और ये येलो कलर की होती हैं धागेनुमा संरचनाएं, येलो कलर की धागेनुमा संरचनाएं और ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। कौन सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का मतलब ये इनका जो दूरस्थ सिरा है, ये वाला सिरा, ये तो क्या बंद होता है और इसका जो आगे वाला सिरा है ये वाला, ये किस में खुलता है, ये गट में खुलता है। मिड गट और हैंड गट के बीच में खुलता है, यानी गट में खुलता है ये। ठीक है, पीछे वाला इसका दूरस्थ सिरा है वो तो ब्लाइंड होता है, बंद होता है और इसके आगे वाला सिरा गट में खुलता है। ठीक है, और ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स के अंदर ये 60 से 150 होती हैं थ्रेडनुमा धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। येलो कलर की धागेनुमा संरचनाएं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं जो हैंडगट और मिडगट के जंक्शन वाले भाग में 60 से 150 पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इनकी जो लंबाई होती है, ये जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी लंबी होती हैं, ये लंबाई में कितनी होती हैं, ये 20 से 26 mm लंबी होती हैं। और इनका जो डायमीटर होता है, इनका डायमीटर होता है 0.5 mm होता है। ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है 20 से 26 mm होती है और इसका जो व्यास या डायमीटर होता है 0.5 mm होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसके अंदर
ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हो गए। और ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं सस्पेंडेड रहती हैं, लटकी हुई होती हैं किसके अंदर, हीमोसील के अंदर। देखो बच्चों ये है अपनी मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये वाला क्या है, यहाँ पे ये इसका हीमोसील है, ये इसका कैविटी है, इसकी बॉडी कैविटी है, ये जिसको बॉडी, इसकी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील। ये इसकी बॉडी कैविटी है और इसकी बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। ये इसकी हीमोसील है, ठीक है। हीमोसील के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ। हीमोसील के अंदर इसकी बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं और इस हीमोसील के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। इस हीमोलिम्फ में ये जो संरचनाएं होती हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो सस्पेंडेड रहती है। जैसे ये है, ये इसका क्या हीमोसील है, हीमोसील के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी बॉडी कैविटी है, ये जिसको हीमोसील बोलते हैं। इस बॉडी कैविटी के अंदर, हीमोसील के अंदर क्या, एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या, विभिन्न कोशिका, इसके शरीर की विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को इस हीमोलिम्फ के अंदर छोड़ती हैं। हीमोलिम्फ के थ्रू, हीमोलिम्फ के अंदर ये सस्पेंडेड रहती हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। इन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये हीमोलिम्फ के अंदर सस्पेंडेड रहती हैं। हीमोलिम्फ के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू और किसके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं, इसकी जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर, उसकी लूमन में चले जाती हैं। जो एक्सक्रीटरी, नाइट्रोजन युक्त एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसकी फिजियोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसकी टीएस, ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये बहुत सारी मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे की, इसकी टीएस के बारे में देखते हैं। इसका टीएस सेक्शन देते हैं, टीएस ऑफ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ये देखो ये क्या है बच्चों, सबसे नीचे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला देखो, ये है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। ये क्या बोलते हैं, ये देखो ये क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती है इसके अंदर। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है, इसके बाहर की ओर क्या पाया जाता है, इसके बाहर की ओर पेरिटोनियल शीट प्रेजेंट होती है और सबसे बाहर इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। पेरिटोनियल शीट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको कर्मानुकुंज गति प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी करती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर इसका जो भीतरी तल है, इसके ऊपर अनेक सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया एक जगह किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्रश बॉर्डर। एक जो इसका भीतरी तल है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स का जो भीतरी तल है, इस भीतरी तल पर अनेक सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल के जो भीतर की तरफ, भीतर का तल होता है, वहाँ पर अनेक सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये इसकी है लूमन है, ठीक है। ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है, इसकी टीएस ले लेते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है, इसके अंदर ये संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है, इनका नाम मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ही क्यों रखा। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्सेलो मेल्पिगी। क्या था बच्चों, मार्सेलो मेल्पिगी। मार्सेलो मेल्पिगी ने इसको डिस्कवर किया था, इसको खोज किया था, इसकी खोज की थी। इसके खोजकर्ता के सम्मान में इसको क्या रखा, इसका नाम रखा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। इसका नाम था मार्सेलो मेल्पिगी। इसके मार्सेलो मेल्पिगी के सम्मान में इसको रखा मेल्पिगियन, इसका नाम रखा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, थ्रेड येलो कलर की धागे नुमा संरचनाएं होती हैं
जो ब्लाइंड ट्यूबुल्स होती हैं इसकी जो लंबाई होती है 20 से 26 mm और डायमीटर होता है 0.5 mm होता है। अब देखो ये जो मैल्पिगियन ट्यूबुल्स होती हैं सस्पेंडेड होती हैं, लटकी हुई होती हैं किसके अंदर, हीमोसिल के अंदर। और हीमोसिल में क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं ये इन ब्लाइंड ट्यूबुल्स या मैल्पिगियन ट्यूबुल्स के थ्रू अवशोषण कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी में देखो क्या देखते हैं, फिजियोलॉजी में क्या होता है, इसके जो हीमोलिम्फ से जो हीमोलिम्फ के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते थे वो जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किसके थ्रू, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स में पहुँचे और मैल्पिगियन ट्यूबुल्स में पहुंचकर उसका वो किस में चेंज हो गए और फिर उसके अंदर जो यूरिक एसिड है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ये सारी चीज़ें अपन इसकी फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी फिजियोलॉजी ऑफ मैल्पिगियन ट्यूबुल्स। मैल्पिगियन ट्यूबुल्स की फिजियोलॉजी देखते हैं। ये एक और से किससे घिरी हुई है, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स है बच्चों। ये वाली देखो मैल्पिगियन ट्यूबुल्स है, एक मैल्पिगियन ट्यूबुल्स लेते हैं यहाँ से, एक मैल्पिगियन ट्यूबुल्स है ये एक, और ये क्या है किसमें सस्पेंडेड रहती है, किसके अंदर लटकी हुई होती है, हीमोसिल के अंदर लटकी हुई होती है। और ये हीमोसिल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है, बाहर क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ। और इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ प्रेजेंट होते हैं जो इसके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के थ्रू इसके अंदर सिक्रेट किए गए थे। ठीक है, हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ थे। सबसे पहले इसके अंदर कौन था, पोटेशियम यूरेट। इसकी विभिन्न कोशिकाओं के अंदर हीमोलिम्फ, विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा हीमोलिम्फ के अंदर पोटेशियम जो यूरेट था उसको सिक्रीट किया गया। ये जो पोटेशियम यूरेट था हीमोलिम्फ के अंदर ये लटकी हुई है मैल्पिगियन ट्यूबुल्स, और इस हीमोलिम्फ के अंदर पोटेशियम यूरेट प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। इस पोटेशियम यूरेट को, ये जो मैल्पिगियन ट्यूबुल्स है इसके दो सिरे होते हैं। एक तो डिस्टल सिक्रीटरी पार्ट होता है, इसके दो भाग होते हैं इसके, तो डिस्टल सिक्रीटरी पार्ट होता है, एक प्रोक्सिमल ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये तो सिक्रीटरी पार्ट होता है, इसका सिक्रीटरी पोर्शन होता है, ये इसका प्रोक्सिमल अवशोषी पार्ट होता है। ठीक है, अवशोषी रीजन होता है, अवशोषी पोर्शन होता है इसका। ठीक है, ये जो पोटेशियम यूरेट है ये ये जो मैल्पिगियन ट्यूबुल्स हैं ये इसकी एपिथेलियल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, इनके द्वारा क्या डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये पोटेशियम यूरेट इसकी लूमन के अंदर, इसकी डिस्टल सिक्रीटरी पार्ट, इसका जो दूरस्थ शिरा है इसके थ्रू पोटेशियम यूरेट है उसको डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अंदर लिया जाता है। ठीक है, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और बाहर से क्या, इस हीमोलिम्फ से क्या ग्रहण किया जाएगा, वाटर ग्रहण किया जाएगा, वाटर अवशोषण किया जाएगा इसके अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो भी इसकी हीमोलिम्फ में होती है, वो भी क्या होती है, इसके डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इसके डिस्टिल सिक्रीटरी जो पार्ट होता है उसके अंदर ली जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो पोटेशियम यूरेट है और ये H2O यानी जल है, वाटर है, और ये CO2 है। ये जो इसका मैल्पिगियन ट्यूबुल्स का जो दूरस्थ सिरा है, डिस्टिल सिक्रीटरी पार्ट है, ये पोटेशियम यूरेट की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाकर क्या बना देता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। इसका जो डिस्टिल पार्ट है ये क्या काम करेगा, ये पोटेशियम, एक तो ये अवशोषण करेगा हीमोलिम्फ से, इसके बाहर ये हीमोलिम्फ है, ये हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ से एक तो ये पोटेशियम यूरेट को अवशोषण करेगा और अपने अंदर लेगा, और बाहर वाटर को अवशोषण करेगा और CO2 का भी अवशोषण करेगा। और ये जो पोटेशियम यूरेट है, पोटेशियम यूरेट की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएगा, और रिएक्शन करवा के क्या बनाएगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और जल बनेगा इसमें। ठीक है,
ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और इसका जो जल, ये वाटर है, इसकी प्रोसेस के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जो जल का फॉर्मेशन हुआ है, ये तो इसका जो प्रोक्सिमल वाला भाग है, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं अपन इसको, अवशोषी भाग, इसका जो समीपस्थ शिरा है, ये दूरस्थ शिरा है, ये समीपस्थ शिरा है। दूरस्थ शिरा तो इसकी रिएक्शन करवाएगा पोटेशियम यूरेट की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड और जल बनाएगा, जल का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो प्रोक्सिमल भाग है, समीपस्थ भाग है इसका, ये क्या करेगा, ये यूजफुल जो प्रोडक्ट हैं, यूजफुल प्रोडक्ट जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट और ये जल, इसका तो क्या करेगा, ये अवशोषण कर लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं ना इसको तो अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और अवशोषण करके ये वाटर और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को अवशोषण करके कहाँ भेज देगा, हीमोसील में भेज देगा। हीमोसील में क्या है, ये हीमोलिम्फ है, तो ये किस में चला जाएगा, हीमोलिम्फ में चला जाएगा पोटेशियम और वाटर। तो अब बचा क्या, यूरिक एसिड बचा। ये जो यूरिक एसिड है, ये इसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये यूरिक एसिड किसकी, ये क्या है, गट है, यहाँ पे क्या है, ये तो मिड गट है और ये हाइंड गट है, इसके जंक्शन वाले भाग पे प्रेजेंट होती है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये किस में डालेगा, यूरिक एसिड इस गट में डाल देगा। इस गट में जो डाइजेस्टिव नलिका है, एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, इसमें फिशेस के साथ में ये यूरिक एसिड इसके अंदर, इसकी बॉडी में यहाँ पे एनस पाया जाता है, और एनस से पहले इसमें क्या है था, रेक्टम था इसके अंदर। ठीक है, रेक्टम था, रेक्टम में इस यूरिक एसिड की फॉर्म में ये अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो गट में डाल देगा। अब गट में रेक्टम होता है, रेक्टम में ये इस यूरिक एसिड के अंदर कुछ मात्रा में अगर वाटर बचा हुआ है तो ये क्या करेगा, उस वाटर को अवशोषण कर लेगा रेक्टम। ठीक है, अब सॉलिड यूरिक एसिड को इसकी एनस के थ्रू, फिशेस के साथ में इसकी एनस के थ्रू इसकी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, ये इसकी बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, और इसकी बॉडी से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हैंड गट से होता हुआ, एनस से होता हुआ इसकी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है यूरिक एसिड। ये तो इसका जो मैन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, वो तो इस तरीके से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब बाकी मैंने बताया था, और मैंने बताए थे इसके अंदर, देखो सेकंड क्या था, इसके अंदर फैट बॉडीज थी। ये जो फैट बॉडी है, फैट बॉडीज, ये जो फैट बॉडीज हैं, इसकी बॉडी के अंदर इसकी जो हीमोसील है, हीमोसील के अंदर वाइट कलर के टिश्यू भरे हुए होते हैं। इन वाइट कलर के टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, फैट बॉडीज बोलते हैं। ये जो फैट बॉडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, यूरिक एसिड को प्रोडक्शन भी करती हैं और स्टोरेज भी करती हैं, उत्पादन भी करती हैं और संचय भी करती हैं यूरिक एसिड का। ये जो फैट बॉडीज हैं, ये इसके अंदर वाइट कलर का जो टिश्यू भरा हुआ है इसकी हीमोसील के अंदर, उस टिश्यूज को फैट बॉडीज बोला जा रहा है। इस फैट बॉडीज के अंदर विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य को करती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो उत्सर्जन का कार्य करेगी उन सेल्स को बोलते हैं यूरेट सेल्स। फैट बॉडी के अंदर पाई जाती हैं यूरेट सेल्स। ये यूरेट सेल किसका कार्य करेंगी, एक्सक्रीशन का कार्य करेंगी, एक्सक्रीशन का कार्य करेंगी। इन यूरेट सेल्स में क्या बनेगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये यूरेट सेल्स यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगी। ये यूरिक एसिड होती है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो ये जो फैट बॉडीज होती हैं, ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी करती हैं और ये क्या स्टोरेज भी करती हैं। इसलिए इसके द्वारा जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है उसको स्टोरेज एक्सक्रीशन बोला जा रहा है। स्टोरेज एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, स्टोरेज एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें क्या था, यूरिकोज ग्लैंड। ये जो यूरिकोज ग्लैंड है, ये मेल जो एनिमल है, मेल जो कॉकरोच था, मेल कॉकरोच क्या करेगा, मेल कॉकरोच के अंदर जो
मशरूम ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड के परिधि पर ये यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो किसका फॉर्मेशन करेगी, ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेगी, जब कॉकरोच के अंदर मैथुन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर जो इसके स्पर्मेटोफोर हैं, स्पर्मेटोफोर पे यूरिक एसिड का निक्षेपण करेगी। जब कॉपुलेशन की क्रिया होगी तो ये इस स्पर्मेटोफोर पर जो यूरिक एसिड जमा है वो इसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये होता है यूरिकोज ग्लैंड, ये भी स्टोरेज एक्सक्रीशन के रूप में कार्य करती है और ये इस तरीके से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। यूरिकोज ग्लैंड होती है वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है और स्टोरेज भी करती है, और ये इस तरीके स्पर्मेटोफोर पे उसका निक्षेपण करती है और कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो वो जो यूरिक एसिड है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चौथा इसके अंदर क्या था, क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो लेयर होती है, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है या आर्थ्रोपोडा फाइलम का जो एनिमल है कॉकरोच में जो इसकी क्यूटिकल होती है, इसमें मोल्टिंग की क्रिया होती है। मतलब इसके अंदर इसकी जो क्यूटिकल होती है वो समय समय पर वो इसकी बॉडी से उतारी जाती है। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे यूरिक एसिड का जमाव होने लगता है, क्यूटिकल के अंदर यूरिक एसिड का जमाव होने लगता है। जब इसके अंदर मोल्टिंग की क्रिया होगी, जब अपनी त्वचा को नीचे उतारेगा, ये अपनी त्वचा को उतारेगा, तो इसके साथ ही क्यूटिकल के साथ ही ये जो यूरिक एसिड है इसका जमाव इसकी बॉडी क्यूटिकल के नीचे हुआ था, यूरिक एसिड का इसकी क्यूटिकल के साथ ही यूरिक एसिड का भी एक्सक्रीशन हो जाएगा और ये नई क्यूटिकल इसकी बॉडी पे आ जाएगी। इस तरीके से ये क्यूटिकल के थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है वो इस तरीके से होता है कॉकरोच के अंदर। फिफ्थ क्या था इसके अंदर, नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स देखो, ये जो नेफ्रोसाइट्स होते हैं ये भी एक्सक्रीशन का रोल प्ले करती है, इसके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करिए और एक्सक्रीशन करेगी। हेड की जो भित्ति होती हैं उससे अटैच होती हैं ये नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, और ये अंडाकार, ये सेल्स कैसी होती हैं, अंडाकार सेल्स होती हैं और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है ये नेफ्रोसाइट्स और अंडाकार कोशिकाएं होती हैं और ये क्या करती है, ये इसके कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं। इस तरीके से अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कॉकरोच के अंदर ये आज कंप्लीट